हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, दोनों क्लासों की वीडियो बेटे लगातार आपको अपलोड हो रही हैं। तो बेटे देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है आपका, वो है एग्रोनॉमी। कौन सा है बेटा? एग्रोनॉमी। तो क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 11 एजी, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 9 है। चैप्टर का नाम है मक्का की खेती। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मक्का की खेती के लिए। आपको बताना चाहूँगा बेटा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, कल हमने एक आपको खेती कराई थी जिसका नाम था ज्वार की खेती। आपको बता दें बेटे, जो ज्वार की खेती है वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है। ज्वार की खेती ये बेटे 2021 के लिए नहीं है। 2021 में 30% के सिलेबस में बेटे ये ज्वार की खेती है वो लेस कर दी गई, कम कर दी गई है। तो बेटे ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने कल ध्यान नहीं दिया था, आपको ज्वार की खेती भी मैंने आपको करा दी थी। तो बेटे देखिए, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, सबसे पहले हमें पता करना होगा वनस्पति नाम। जो मक्का है, मक्का का वनस्पति नाम क्या है? तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है, जिया मेज। क्या है? जिया मेज। जो बॉटनिकल नेम है मक्का का वो क्या है? जिया मेज। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो मक्का है वो किस कुल का पौधा है। चाहे कुल पूछे या फैमिली लिख के आए, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। किस फैमिली का है? पोएसी। तो फैमिली आपको ध्यान रखनी है पोएसी। बॉटनिकल नेम ध्यान रखना है जिया मेज। तो देखो, इसमें बेटे सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए अगर हम मक्का को पढ़ रहे हैं तो। खेती उती की बात तो बाद में करेंगे हम, पहले क्षेत्र और उत्पादन केंद्र को समझते हैं मक्का के। देखो, विश्व की बात अगर हम करें तो बेटे विश्व में देखिए यूएसए, ब्राजील, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में मक्का की खेती होती है। कौन कौन से देश में? आपने पढ़ा भाई, यूएसए में मक्का की खेती होती है, ब्राजील में मक्का की खेती होती है, इटली में मक्का की खेती होती है, भारत में मक्का की खेती होती है, और देखो अगला देश पढ़ा आपने, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी मक्का की खेती होती है। आगे समझिए, देखो हमारे देश में मक्का की खेती का प्राय, जो भारत की बात हो रही है, अब इंडिया की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है, हमारे देश में मक्का की खेती प्राय सभी राज्यों में होती है। जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में होती है। अब देखो उसमें क्या है, सभी राज्यों के अंदर भी जो मेन है कहाँ पे अधिक होती है वो समझो। देखो कर्नाटक, इसमें दे रखा है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर हम इन तीन राज्यों को जोड़ दें, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन तीन राज्यों को जोड़ के भारत के कुल मक्का उत्पादन का यानी 50% मक्का उत्पन्न करते हैं। कौन से? तीन राज्य मिलके, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। 26 राज्य आपके बकाया रह गए। बकाया 26 राज्यों में 50% होती है, और ये इधर तीन राज्यों में 50%। कौन कौन से? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन तीन राज्यों में स्पेशली मक्का की खेती होती है। कितने? कुल उत्पादन का 50%। आगे समझिए, भारत में मक्का का 6.6 मिलियन हेक्टेयर पर उगाई जाती है। भारत में मक्का 6.6 मिलियन हेक्टेयर पर उगाई जाती है तथा 12 मिलियन टन मक्का का उत्पादन होता है। कितना टन? 12 मिलियन टन मक्का का क्या होता है बेटा? हर वर्ष उत्पादन होता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती अधिक क्षेत्रफल में होती है, लेकिन अगर उपज की प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है बेटा? उत्तर प्रदेश। आपने क्या पढ़ा? यद्यपि उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती अधिक क्षेत्रफल में होती है, लेकिन अगर हम उपज की बात करें, उपज की दृष्टि से देखें, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है वो पिछड़ा हुआ है। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। बेटे आगे समझिए, देखिए आगे बात कर रहे हैं बेटे हमारे प्रदेश की, अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए फैजाबाद मंडल। कौन सा मंडल बेटा?
फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मक्का की खेती होती है। तो अगर मंडल की बात आ जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा जो फैजाबाद मंडल है उसमें देखिए सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। अगर इसके बाद की बात है, इसके फैजाबाद के बाद बात करें तो देखो क्रमशः मेरठ, मेरठ के बाद आगरा, आगरा के बाद लखनऊ मंडलों का नंबर आता है। सबसे पहले अगर मक्का की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर किस मंडल का नाम आता है, तो वो आता है फैजाबाद। फैजाबाद में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती की जाती है। फैजाबाद के बाद नंबर आता है मेरठ, आगरा और लखनऊ का। आगे समझो, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें, उत्पादन की दृष्टि से तो भी बेटा फैजाबाद जो मंडल है वो प्रदेश में सबसे आगे है। इसके बाद देखिए बहराइच और बुलंदशहर, गोंडा, फर्रुखाबाद, जौनपुर आदि मक्का उगाने वाले प्रमुख जनपद हैं। इसके बाद देखिए मैंने नोट करके आपको लिखवाया है एक पॉइंट कि मक्का ग्रीष्मकालीन फसल है। आपसे पूछा जा सकता है कि मक्का जो है वो किस समय उगाई जाती है या किस समय मक्का की खेती की जाती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, मक्का है वो ग्रीष्मकालीन फसल है। अब बेटे यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे मक्का की खेती को, अब समझते हैं। तो बेटे वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% उसका जवाब मिलेगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, हम पढ़ रहे हैं मक्का की खेती। और मक्का की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने खेत को तैयार। सबसे पहले किसी भी खेत की आपको किसी भी फसल की आप खेती करो, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है खेत की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले बेटे हमें खेत को ही तैयार करना होता है कोई भी फसल करने के लिए। तो खेत की तैयारी आप किस प्रकार से करोगे, देखो खेत की पहली जुताई आप करोगे मिट्टी पलटने वाले हल से। जो मिट्टी पलटने वाला हल है उससे करोगे आप पहली जुताई। कितने सेंटीमीटर गहरी करनी है, 12 से 15 सेंटीमीटर आपको गहरी करनी है जुताई। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 2-3 हैरों से जुताई करके 2-3 जुताइयाँ और करोगे हैरों से। करने के बाद आपको क्या कर लगाना है, अपने खेत में पाटा लगाना है। पाटा लगाने से क्या हो जाता है, जो मिट्टी है वो भुरभुरी, मिट्टी कैसी भुरभुरी और समतल हो जाती है। ठीक है, जमीन कैसे हो जाएगी, समतल हो जाएगी, भूमि आपकी समतल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप खेत को तैयार कर लोगे, कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप मक्का की खेती को करते हो। तो मक्का की खेती करने के लिए पहली हेडिंग क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि खेत की तैयारी किस प्रकार से आप करते हो, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से कॉपी में लिख सकते हो कि भाई खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से हम करते हैं, जो 12 से 15 सेंटीमीटर गहराई हो। इस प्रकार से हम 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 हैरों से हम जुताइयाँ करते हैं उस खेत की। फिर क्या करते हैं, 2-3 जब जुताइयाँ हैरों से करते हैं तो खेत को हम कैसे कर लेते हैं, उसे पाटा लगा देते हैं। खेत में हम क्या लगा देते हैं, पाटा लगा देते हैं, जिससे क्या है जो नमी है वो नमी भी नहीं उड़ती है खेत में नमी बनी रहती है पाटा लगने से। और पाटा लगने से क्या हो जाता है, जो मिट्टी है खेत की वो भुरभुरी हो जाती है और भूमि जो है खेत है वो आपका कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। ये तो थी खेत की तैयारी। अब देखिए मक्का की उन्नत जातियाँ, भाई खेत जब हमने तैयार कर लिया तो खेत तैयार करने के बाद हमें जाति भी तो पता होनी चाहिए मक्के की, कि मक्के की कौन कौन सी जातियाँ हैं, कौन कौन सी अच्छी जातियाँ हैं जिससे हमें उपज अच्छी मिले। तो हाँ बिल्कुल, खेती करने के लिए हमें जातियाँ भी पता करना होगा। तो देखो मक्का की उन्नत जातियाँ आप समझो। पहले ये देखिए देसी भाई जाति कौन कौन सी मक्का की, ये आपको याद करना पड़ेगा। टाइप 41, मेरठ शिल्पी और जौनपुरी सफ़ेद, ये तो है देसी मक्का की जातियाँ। इसके बाद है संकर जाति। तो संकर जाति कौन कौन सी, देखिए शंकर शक्तिमान 1,2, शंकर शक्तिमान 1,2। इसके बाद JH 1121। इसके बाद है देखिए गंगा सफ़ेद 2 और गंगा 5। और इसके बाद है गंगा 7। इसके बाद है देखिए गंगा 11, आशा, संगम, BL54 और BL42 है, 88 है आदि। ये कैसी जाती हैं, देखिए देसी और संकर जाती हैं। इसके बाद देखिए आपकी संकुल जाति बची। तो बेटे आपको संकुल जाति भी समझाई जाएगी। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं संकुल जाति हमारी कौन कौन सी हैं। संकुल जाति को समझिए, देखिए C नंबर पे है संकुल जाति। तो मक्का की कौन कौन सी संकुल जातियां होती है उनके नाम समझिए। देखो नवज्योति, क्या है, नवज्योति कैसी है, संकुल जाति है। श्वेता, नवीन, आजाद उत्तम, तरुण, कंचन, सूर्या, D765 मंजरी, ये सब क्या है बेटा, ये मक्का की जाति हैं।
कैसी मक्का की जाती हैं? संकुल जाति हैं। तो बेटे संकुल जाति कौन कौन सी हैं? नवज्योति, श्वेता, नवीन, आजाद उत्तम, तरुण, कंचन, सूर्या, डी 765, मंजरी। ये कैसी है बेटे? मक्का की संकुल जातियां हैं। तो जब हमने देखो सबसे पहले मक्का की खेती करने के लिए जब हमने खेत को अच्छे से तैयार कर लिया और खेत तैयार करने के बाद हमने बेटे मक्के की जातियां भी जान ली, कौन कौन सी जातियां होती हैं। अब हमें जातियां भी पता चल गई, तो अब हमें खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम मक्का की खेती कर सकते हैं। तो बेटे खाद और उर्वरक को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो अगर आप अपने खेत के अंदर कौन सी संकर मक्का अगर बो रहे हो, तो संकर मक्का जब बोगे तो देखो 120 60 60, 120 60 60, 120 क्या है? 120 बेटे है आपका नाइट्रोजन, 60 क्या है? 60 देखिए फास्फोरस, और दूसरा 60 क्या है? 60 क्या है? पोटास। 120 चाहिए नाइट्रोजन, 60 चाहिए आपको फास्फोरस और 60 चाहिए आपको पोटास। कितने हेक्टेयर खेत में? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 120 इंटू 60 इंटू 60 NPK किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक हेक्टेयर में संकर मक्का बोई है आपने, तो इतनी मात्रा चाहिए। ठीक है, आगे समझो। अगर आपने संकुल मक्का अपने खेत में बोनी है तो संकुल के लिए आपको क्या करना है? इसकी जो दर है वो घट जाएगी खाद की। देखो 80 40 40 का रेशियो आ गया। NPK नाइट्रोजन 80, फास्फोरस आपका 40 और इसके बाद पोटास आपका 40। वही दर वही रहेगी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगानी है ये भी आपको। इसके साथ साथ अगर आप बोल रहे हो देसी मक्का, तो देसी मक्का में देखिए फिर आपका औसत गिर गया, कितना रह गया? 60 30 30 का रह गया। यानी नाइट्रोजन कितनी? 60, फास्फोरस कितना? 30 और पोटेशियम कितना? 30। NPK कितने के? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें भी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही आपको लगाना है। अब समझो, देखो आगे देखो बुवाई के समय 1/2 देखिए टोटल कितना है? आप जैसे 120 लगा रहे हो, सही है, तो 120 का हाफ कितना हुआ? 1/2 हो गया आपका 60। तो आधा आपको को लगाना है बुवाई के समय नाइट्रोजन। जब आप बुवाई करते हो मक्का को अपने खेत में बोगे तो भाई आधी नाइट्रोजन देनी है उस समय। फिर देखो फास्फोरस व पोटास की पूर्ण मात्रा लगानी है। बोते समय आप इस फास्फोरस को तो पूर्ण दे सकते हो और पोटास को भी आप पूर्ण रूप से दे सकते हो, लेकिन जब नाइट्रोजन दोगे तो नाइट्रोजन 1/2 दोगे। 120 का आधा 60। अगर आप संकुल मक्का बो रहे हो तो 80 का आधा 40। अगर आप देसी मक्का बो रहे हो तो 60 का आधा 30। क्लियर? और ये आपको पूरी मात्रा देनी है फास्फोरस की और पोटास की। अब समझो आगे क्या करना है भाई। अभी आपका नाइट्रोजन का 1/2 यानी आधा बचा हुआ है। 60% आपकी जो नाइट्रोजन है वो बची हुई है, वो कब देनी है? देखो बाद में 1/4 नाइट्रोजन बुवाई के 25 से 30 दिन बाद आपको देनी है। जैसे ही आपकी फसल आपको लगता है कि हो गई हमारी 1 महीने की, लगभग 25 से 30 दिन की हो गई, इसके बाद आप 1/4 का मतलब 100 में से 25% भाग है वो आप लगा देना है। जो आपने 1/2 बचा रखी है उसकी आधी करनी है, यानी कुल मिला के पूरे का 25% वो आपको लगाना है 1 महीने के बाद। तथा जो आपका 1/2 अभी और बचा है 25% भाग नाइट्रोजन का, वो कब लगाना है? वो लगाना है देखो 1/4 भाग नर मंजरी निकलते समय। कब? नर मंजरी निकलते समय बुवाई के लगभग 55 से 65 दिन के बाद आपको देनी है। तो इस प्रकार से खाद एवं उर्वरक को भी बेटा हमने अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे देखिए बीज दर और अंतरण। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। बेटे मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। अगर आप मुझसे PDF नोट्स प्राप्त करने चाहते हैं तो बेटे PDF नोट्स के लिए देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आपको सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से आपके तैयार करा दिए जाएंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग है हमारी बीज दर। यानी अगर आप अपने खेत के अंदर मक्का की खेती को कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई कितना कितना बीज पड़ता है और कौन कौन सी मक्का के अंदर कितना कितना बीज पड़ता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखिए संकर मक्का है, अगर आप संकर मक्का का चुनाव करते हैं और अपने खेत के अंदर संकर मक्का लगा का बीज बोते हैं तो कितना बोगे? देखो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ेगा आपका संकर मक्का का बीज। इसके बाद है देसी व संकुल मक्का, संकुल मात्रा, ठीक है, मात्रा की जगह यहाँ पे मक्का कर दे रहे हैं तो हो जाएगा मक्का। देसी व संकुल मक्का का आप चुनाव करते हो
तो कितना बीज पड़ेगा, तो बेटा पड़ेगा 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत के अंदर बीज को बोओगे जब आप चुनाव करोगे देसी व संकुल मक्का का। अगर आप संकर मक्का का चुनाव करना है, संकर मक्का अपने खेत के अंदर बोनी है, तो 20 से 25 किलोग्राम। अब देखिए अगर आपको चारे के लिए बोना है, ठीक है, चारे के हिसाब से अपने खेत में मक्का को आप बो रहे हो, तो कितना, तो बीज दर आपकी बढ़ जाएगी, कितनी, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने बीज दर को भी समझ लिया। अब देखिए अंतरण, अंतरण में क्या करना है, संकर व संकुल जाति। अब बात हो रही है बेटे संकर व संकुल जाति की, कितना, 60 × 25 सेंटीमीटर का अंतराल रहना चाहिए। आपको पता है 60 क्या है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 25 क्या है, पौधे से पौधे की दूरी। इसके बाद है देसी, तो देसी में देखिए दे रखा है 45 × 20 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहनी चाहिए देसी में, सॉरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रहनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। यह है देसी के लिए, यह है संकर व संकुल जाति के लिए। तो कुल मिलाकर ये अंतरण नहीं आता है, बीज दर पूछा जाएगा और 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। वो पूरा सेट आपको मिल जाएगा, पेपर का पूरा शेड्यूल बना के दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से, और बता दिया जाएगा उसमें क्या क्या पेपर में आपके इस बार आने वाला है। उसके लिए बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा शेड्यूल क्या रहेगा उसके लिए प्रोसेस। तो फिलहाल बीज दर और अंतरण को भी आपने समझ लिया। आगे समझेंगे हम बेटे बोने का समय और सिंचाई किस प्रकार से करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। ले बेटे अगला जो पॉइंट है वो है बोने का समय। अब बेटे हमें ये पता होना चाहिए अगर हम मक्के की खेती को कर रहे हैं कि किस समय बोई जाती है, तो बोने का समय आपको ध्यान रखना है। देखो जून का प्रथम पक्ष, जून का प्रथम पक्ष देसी जातियों की बुवाई जुलाई के प्रथम, जून का प्रथम पक्ष, ठीक है। और देसी जब आप जातियां बोओगे ये उसके लिए है संकुल वगैरह जाति के लिए, ठीक है। इसके बाद है देसी जाति की अगर बुवाई करोगे तो बेटे जुलाई के प्रथम सप्ताह में। कब, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। संकर और बोवाली जो फसल है आपकी संकुल, वो जून का प्रथम पक्ष, और देसी जातियों के लिए बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य कर लेनी चाहिए। देखो भुट्टे या चारे के लिए बुवाई जो है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में। अगर आप अपने खेत के अंदर जानवरों के, पशुओं को चारे के रूप में अगर आप मक्के का बो रहे हो अपने खेत के अंदर, तो आप फरवरी के प्रथम पक्ष में बो सकते हैं। मक्का की जो बुवाई है वो रबी के मौसम में, मक्का की बुवाई रबी के मौसम में यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मक्का की खेती है वो किस मौसम में बोई जाती है। तो मैंने एक शब्द बताया था आपको स्टार्टिंग में, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। अब ग्रीष्मकालीन भी सही है, और बेटा दूसरा क्या है, वर्षाकालीन, वर्षाकालीन भी क्वेश्चन आपका सही है। वर्षाकालीन, वर्षा के मौसम में, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ग्रीष्मकालीन या फिर वर्षाकालीन। अगर यह क्वेश्चन अगर ये आ जाए ना कि मक्का की खेती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो बेटे दोमट मिट्टी है सबसे बेस्ट। दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त है। तो बोने का समय हमें पता चल गया भाई, जून के प्रथम पक्ष, देसी जातियों की बुवाई के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य संपन्न कर लेनी चाहिए। भुट्टे व चारे के लिए अगर हम बुवाई कर रहे हैं अपने खेत के अंदर तो फरवरी के प्रथम पक्ष में करें। मक्का की बुवाई रबी मौसम में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं। और जो मक्का की खेती है ये ग्रीष्मकालीन वर्षाकालीन दोनों समय की जा सकती है। इसके लिए मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, उसके लिए बेटे दोमट मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सिंचाई एवं जल निकास। तो सिंचाई एवं जल निकास में क्या करना है, देखो जल निकास में आपको समझ में आ रहा है कि भाई सिंचाई में तो सिंचाई करनी होती है किसी भी फसल की, जल निकास में तो ऐसा प्रबंध करना होता है खेत का कि जल जो है, जो वर्षा का जल है वो भर जाए खेत में तो आराम से उसे बाहर निकाल सके, उसी को कहते हैं जल निकास। तो समझो देखो मक्का की फसल है वो अत्यधिक पानी और सूखा, पानी हो चाहे ज़्यादा या फिर सूखा हो, बारिश हो या फिर सूखा पड़े, दोनों के लिए संवेदनशील है, ठीक है। जून में बोने पर वर्षा होने तक आपको 2 से 3 सिंचाइयाँ अवश्य कर देनी चाहिए। जून में बोने पर वर्षा होने तक, वर्षा अगर नहीं हो रही है तो 2 से 3 सिंचाइयाँ आप आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हो, या आवश्यकता के अनुसार कर देनी चाहिए। 2 से 3 जुताइयाँ आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि जून का महीना जो होता है वो बहुत तेज़ धूप पड़ती है, उसमें बहुत सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो आपको 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी पड़ जाएंगी। इसके बाद देखिए जायद
मक्का को 8 से 10 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं। जायद मक्का को 8 से 10 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं। और खेत में जल निकास का प्रबंध भी होना चाहिए। अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है और आपका खेत बिल्कुल खल्ले में है, नीचा है, तो बेटे उसमें पानी निकालने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि खल्ला होगा तो देखो उसमें पानी जो भर जाएगा वो नहीं निकल पाएगा, इससे आपकी फसल बेकार हो सकती है। तो भाई जब खेत के अंदर वर्षा अगर का पानी भर जाए तो भाई जल निकास यानी उसको बाहर अपने खेत से बाहर निकालने का उचित प्रबंध आपको करना होगा। ऐसे खेतों का आपको चुनाव भी करना होगा। इसी प्रकार से मक्का की खेती आप कर सकते हो अपने खेत को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो थी जल सिंचाई एवं जल निकास। अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग जो आएगी हमारी वो आएगी खरपतवार नियंत्रण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप सुरक्षा। तो किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करना है, किस प्रकार से खरपतवार को कंट्रोल करना है, समझिए बेटे आगे। अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी खरपतवार नियंत्रण, यानी खरपतवार को किस प्रकार से आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, जिससे कि हमारे मक्का की खेती के अंदर खरपतवार ना हो। तो खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल करोगे, किस प्रकार से नियंत्रण करना है, वो हम इसमें समझेंगे। तो देखिए मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का बहुत महत्व है। देखो मक्का की फसल में भाई निराई गुड़ाई का आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है निराई गुड़ाई का मक्का की फसल में। और फसलों की तुलना में सबसे ज़्यादा इसमें निराई गुड़ाई करनी होती है। मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है, क्योंकि खेत को सदैव खरपतवारों से देखिए, खेत अपना जो खेत है, खेत के अंदर जिसमें मक्का की फसल आपने बोई है, उस खेत के अंदर खरपतवार से हमेशा मुक्त रखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 से 3 निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से करोगे आप। 2 से 3 निराई गुड़ाई आप किससे करोगे, खुरपी की सहायता से कर सकते हो। तो मक्का की फसल जब भी बोगे आप अपने खेत के अंदर, तो आप अवश्य देखना कि भाई उसमें निराई गुड़ाई का सदैव बहुत महत्व है, इसलिए क्योंकि खेत को खरपतवारों से आपको मुक्त रखने के लिए कम से कम 2 से 3 निराई गुड़ाई खुरपी से करनी होंगी। गुड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। जब आप मक्का की खेती की बात चल रही है, देखिए गुड़ाई की बात चल रही है, इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें, क्या, गुड़ाई। इसके बाद समझिए, देखिए सिमाचिन क्या है, सिमाचिन या एड्रीजन, सिमाचिन या एड्रीजन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने लीटर पानी में, 800 लीटर पानी में, 800 लीटर पानी में घोलकर आप बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन, जैसे आपने अपने खेत के अंदर मक्का बोई है, मक्का बोने के दूसरे या तीसरे दिन आपको क्या करना है, खरपतवार से निपटने के लिए भाई सिमाचिन या एड्रीजन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितने में, 800 लीटर पानी में घोलकर आपको क्या करना है भाई, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण उसका ना हो पाए, उसके कल्ले बाहर ना निकल पाए, अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये थी खरपतवार नियंत्रण, किस प्रकार से अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रख सकते हो। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का बहुत महत्व है, ये लिखोगे आप। खेत को सदैव खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 2 से 3 आपको निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से करनी है। गुड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। सिमाचिन या एड्रीजन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण हमने समझ लिया। अब बेटे हम पढ़ेंगे पादप सुरक्षा, किस प्रकार से हम अपने पौधे की, मक्का के पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं, और इसके बाद कटाई और उपज। तो चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पादप सुरक्षा। देखिए आपकी मर्जी है, आप पादप सुरक्षा लिखोगे तो भी सही है, अगर आप यहाँ पे पादप सुरक्षा की जगह कीट नियंत्रण लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि प्लांट को, पौधे को कीटों से क्या रखते हैं, हम कीटों से सुरक्षा करते हैं पौधे की। किस प्रकार से, तो चाहे आप कीट नियंत्रण लिख सकते हो यहाँ पर, या पादप सुरक्षा, कुछ भी लिख दो आप। देखो किस प्रकार से सुरक्षा रखोगे पौधे की, मक्का के पौधे की। देखो मक्का की फसल मुख्य रूप से टिड्डा, किससे, मक्का की फसल मुख्य रूप से देखिए टिड्डा, तनाछेदक, टिड्डा, तनाछेदक, पत्ती लपेटक और कमला कीट से हानि होती है। तो आपने क्या समझा कि मक्का की फसल मुख्य रूप से टिड्डा, तनाछेदक, पत्ती लपेटक, कमला कीट से हानि होती है। और कीटों के नियंत्रण के लिए, कीटों के कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो साइपरमेथ्रिन, क्या, साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान,
साइफरमेथ्रिन या एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर की बात कर रहे हैं। 35 EC 1.5 लीटर कितने में? 1000 लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आगे समझिए, ये तो हो गई साइपरमेथ्रिन और एंडोसल्फान की बात कीटों से नियंत्रण के लिए। अब देखो अगला है पत्तियों का झुलसा रोग। भाई पत्तियों का जो झुलसा रोग है व तुलासिता रोग, दो रोग हैं, पत्तियों का झुलसा रोग व तुलासिता रोग। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है भाई? M45 का आप इस्तेमाल करोगे। किसका? M45 का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करोगे। नेक्स्ट बात है भाई, चिड़ियों से इसकी रखवाली करोगे। किसकी? मक्का की खेती। इस प्रकार से अगर इतना काम करते हो तो आप अपनी मक्का की खेती की, मक्का के जो पौधे हैं उनको आप सुरक्षा मिल जाएगी ये सब करने से। तो आपने क्या काम करा, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका। देखिए पादप सुरक्षा आपकी हेडिंग है, या हेडिंग डाल लो कीट नियंत्रण, बात एक ही है। कीट में देखिए ये सब थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा नहीं आएगा। जैसे चिड़ियों से रखवाली करें तो ये कीट नहीं है ना, ये पक्षी है। तो इस प्रकार से हमने पादप सुरक्षा हेडिंग डाल दी। पादप सुरक्षा, पादप का मतलब है प्लांट, पौधा, सुरक्षा यानी सुरक्षा किस प्रकार से इस पौधे की आपको करनी है। तो आपने क्या समझा भाई? मक्का की फसल मुख्य रूप से टिड्डा, तनाछेदक, पत्ती लपेटक, कमला कीट से हानि होती है। कीटों के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर में, 1.5 लीटर कितने में? 1000 लीटर पानी में आपको घोलकर छिड़काव करेंगे। ये तो हो गई इसकी बात कीटों से नियंत्रण के लिए। अब देखो पत्तियों का झुलसा रोग है व तुलासिता रोग है के नियंत्रण के लिए आपको M45 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करें। इसके बाद है चिड़ियों से रखवाली भी करें इसकी। ये थी पादप सुरक्षा। अब बेटे अगली हेडिंग हमारी आएगी, वो आएगी कटाई और उपयोग। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। कटाई और उपयोग के बाद जितने भी छोटे छोटे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो बेटे वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आगे की ओर। समझिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कटाई एवं उपज। तो सबसे पहले समझिए आप कटाई। देखो देसी जातियों की बात करें तो 75 से 80 दिन है। क्या है? कटाई। कटाई का समय है, कितने दिन के अंदर अंदर कटाई हो जाएगी? देसी जातियों के लिए 75 से 80 दिन है। और इसके बाद देखिए संकर जाति के लिए है भाई 100 से 105 दिन। ये रहेगा कटाई के का टाइम, कटाई के टाइम लिमिट। इसके बाद देखिए दे रखा है उपज। तो उपज किस हिसाब से मिलती है भाई? कोई संकुल जाति है मक्का की, संकुल जाति के लिए 80 से 85 नहीं, एक मिनट, ये देखिए उपज नहीं है अभी, ये उसी की बात चल रही है, किसकी? कटाई की। देसी जाति की बात चल रही है 75 से 80 दिन, संकर के लिए 100 से 105 दिन और संकुल के लिए 80 से 85 दिन में पकती है। ठीक है, इसके बाद काट लीजिए आप। तो ये तो कटाई की बात हो गई। कटाई की क्या बात हुई? देसी जातियों के लिए कितना समय है? 75 से 80 दिन में पक जाएगी। संकर जाति 100 से 105 दिन में पक जाएगी और संकुल जो जाति है वो 80 से 85 दिन में पक जाएगी। इसके बाद है देखिए उपज। तो अब पढ़ेंगे बेटे हम उपज दर। तो उपज में देखिए भाई संकर किस्म की जो उपज है वो कितनी मिलेगी? 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद अगर संकुल उपज की बात करें तो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और देसी जाति की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो सबसे ज़्यादा उपज किसकी है? देखिए संकर किस्म की उपज सबसे ज़्यादा है, 40-45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और संकुल की है वो मीडियम है, 35 से 40, यानी संकर वाले से कम है। और देसी सबसे कम है, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हमने मक्का की खेती को भी कवर कर लिया। अब बेटे इसमें जो भी क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन, वो मैं आपसे पुट अप करूँगा। आपको इसका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे समझिए, देखिए आज का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इन क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। क्वेश्चन का नाम है देखिए, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल बताइए। उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए, नीचे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंबर कंपोजिट किस्म है किसकी? अंबर कंपोजिट किस्म है वो किसकी है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का का जन्म स्थान बताओ। तो मक्का का जन्म स्थान है वो कहाँ है? कौन सा देश है जो जन्म स्थान माना जाता है मक्का का? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? जीन नामक जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां।
प्रश्न नंबर 5, मक्का के दाने में स्टार्च का प्रतिशत कितना होता है? जल्दी से कमेंट करिए, पांचों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। जो भी स्टूडेंट पांचों क्वेश्चन के आंसर बताएगा करेक्ट, उसका नाम मैं अगली वीडियो में अवश्य लूंगा। उसका नाम, उस स्टूडेंट का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा जो सबसे पहले पांचों क्वेश्चनों के आंसर बताएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है अंबर कंपोजिटी किस्म है। तीसरा क्वेश्चन है मक्का का जन्म स्थान बताओ। चौथा क्वेश्चन है जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और पांचवा क्वेश्चन है मक्का के दाने में स्टार्च का प्रतिशत बताइए। पांचों क्वेश्चनों का जो सबसे पहले स्टूडेंट जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में अवश्य लिया जाएगा। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था, आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, मक्का की खेती बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।